हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी के पार्ट टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड को बढ़ाते हुए आगे मैं बताना चाहूँगा, जिसमें अचेतन को लेके फ्राइड के अन्य दो सहयोगी या शिष्य या सहकर्मी कह लीजिए, जिसमें एडलर एवं जुंग का नाम आता है, उनके विचारधाराओं की चर्चा करेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन दोनों ने फ्राइड के अचेतन को या अचेतन की परिभाषा इन लोगों ने किस तरह से दी। हालांकि पिछले अध्याय में हमने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की व्याख्या की थी एवं तीनों में जो तीनों की तुलनात्मक अध्ययन था उसकी चर्चा की थी। उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि फ्राइड के जो अन्य दो शिष्य जो साइको एनालिसिस्ट कहलाते थे, जिसमें एडलर और जुंग का नाम लिया जाता है, जो कि फ्राइड के शिष्य भी थे और कलीग भी थे, लेकिन बाद में चलकर फ्राइड के विचारों से असहमत होकर इन लोगों ने क्रमशः अलग मनोविज्ञान के प्रकार की चर्चा की और मनोविज्ञान में अलग दो धाराओं की चर्चा की और फ्राइड के विचारों को कुछ अंश तक इन लोगों ने माना, कुछ अंश तक नहीं माना और उनसे भिन्नता रखते हुए कुछ अलग मनोविज्ञान की भी चर्चा की। एडलर ने अपने इस अलग मनोविज्ञान का नाम इंडिविजुअल साइकोलॉजी रखा, जबकि जुंग महोदय ने इसका नाम एनालिटिक साइकोलॉजी रखा। हम आज देखेंगे कि ये दोनों मनोवैज्ञानिक, ये दोनों विचारधाराओं के अनुसार अचेतन के बारे में इनके क्या क्या विचार थे। जैसा कि एडलर ने अपने मनोवैज्ञानिक पद्धति में फ्राइड के समान चेतन, कॉन्शस तथा अचेतन में अंतर नहीं किया और कहा कि इन दोनों का व्यक्तित्व के दो विरोधी भाग, मतलब अपोजिट पार्ट मानना उचित नहीं है, बल्कि एडलर तो यह कहते थे कि दोनों समान है और दोनों को आधार पर ही व्यक्तित्व के दो कोऑपरेटिव पार्ट्स हैं, सहयोगी पार्ट्स हैं और दोनों को अलग अलग करके व्याख्या करना अलग और गलत है। एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन शैली, वर्क स्टाइल ऑफ लाइफ होता है, जिनके अनुसार से व्यक्ति का व्यवहार गाइडेड होता रहता है, संचालित होता रहता है। स्टाइल ऑफ लाइफ का विकास वातावरण में जो हम करते हैं और वातावरण में जितने भी इंटरैक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसी के बदौलत होता है। और लाइफ जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वह चेतन तथा अचेतन के अंतर्गत दो फोर्स के रूप में, अलग अलग बल के रूप में काम करता है। और फ्राइड ने जो इसको अंतर किया उसके वो खिलाफ में एडलर महोदय बोलते थे और कहते थे कि इसका अंतर करना उचित नहीं है, चेतन और अचेतन को हम लोग अंतर नहीं कर सकते थे। एडलर ने स्पष्ट इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व के दो परस्पर विरोधी भाग के रूप में हम चेतन तथा अचेतन को नहीं रख सकते हैं। जैसे ही चेतन के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं या उससे अवगत नहीं हो सकते हैं, वह अचेतन बन जाता है। और जैसे ही हम अचेतन प्रवृत्तियों को समझने लगते हैं, अवगत हो जाते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी हो जाती है, उसे ही इन्होंने चेतन का नाम दिया। मतलब इनका कहना था कि दोनों को अलग समझना ये मानवीय भूल है, मनोविज्ञान में गलत परंपरा है। वास्तविकता तो यह है उनके अनुसार कि जो भाग अचेतन रहता है और जब उसका अर्थ हम लगाने लगते हैं, जब उनकी इच्छाओं के बारे में, अभिलाषाओं के बारे में विभिन्न माध्यमों से उनके संवेग के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो वह फिर अचेतन रह ही नहीं जाता है, वह चेतन हो जाता है। और चेतन की भी जो बातें जिसका हम लोग अर्थ ही नहीं लगा पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं जिसको,
वह अचेतन माना जाता है, क्योंकि वह चेतन में रहते हुए भी उसको हम लोग नहीं मानते हैं। इसी तरह एडलर महोदय ने इन दोनों बीमाओं को, इन दोनों आयामों को अलग नहीं मानकर एक दूसरे का सहायक माना, कॉम्प्लीमेंटरी माना, और इनका तो विचार अचेतन का सिद्धांत एडलर का जो दिया गया वह उस समय कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर मनोविज्ञान के धरातल पर रहा, लेकिन वह इतना लोकप्रिय नहीं हो सका, उतना लोकप्रिय नहीं हो सका जितना फ्राइड महोदय का सिद्धांत था। और एक तरह से देखा जाए तो एडलर महोदय भी फ्राइड की उन बातों को मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब चेतन की कुछ बातें जिसका हम अर्थ नहीं लगा पाते हैं, तो एक तरह से दबी जुबान में उन्होंने स्वीकार किया कि उसको हम लोग दमित कर देते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं, और वह अचेतन में चला जाता है। तो हॉल एवं अन्य उनके सहयोगियों के अनुसार अचेतन मन का एक छोटा भाग होता है तथा बड़ा भाग चेतन होता है। तो यह बात हॉल एवं एडलर महोदय ने तो कह दी, लेकिन फ्राइड महोदय के यह विचारधारा के ठीक विपरीत विचारधारा थी, जिसे उल्टी विचारधारा भी कहा गया। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने एडलर एवं हॉल के इन विचारधाराओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अब हम देखेंगे कि यंग ने अचेतन का विस्तृत रूप से वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार किया। यंग के अनुसार चेतन मन का वह हिस्सा है जो व्यक्तित्व को समझने में संपूर्णता रखता है। फ्राइड भी यही बात कहते थे कि यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना हो तो उसके अचेतन मन को समझो। अचेतन में वैसी सारी प्रवृत्तियां रहती हैं जो पहले कभी चेतन में थी परंतु अचेतन में दमित कर दी गई हैं, और साथ ही साथ उसमें वैसी प्रवृत्तियां भी रहती हैं जो कभी चेतन में नहीं थी। अचेतन की बहुत सी प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं का भविष्य में फ्यूचर कॉन्शसनेस का जन्म होता है। यह एक नया कॉन्सेप्ट था जिसे जुंग महोदय ने दिया। इससे उनका कहना था कि अचेतन में न सिर्फ भविष्य की बातें पास्ट में चली जाती हैं, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका संबंध उसके जीन्स से होता है, जिनका संबंध उनके पीढ़ियों से होता है, जिसके वजह से वो कुछ भविष्य की बातों को भी देखते हैं। उसी आधार पर उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि कुछ स्वप्न ऐसे भी हम लोग देखते हैं जो भविष्य की ओर इंगित करते हैं। जैसे कि आज हमने किसी तरह का स्वप्न देखा और उसकी पूर्ति 2 रोज़ बाद होते हुए पाते हैं, और उसको मिलान करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, ये स्वप्न तो मैंने पहले देखा था। आखिर वह स्वप्न भविष्य दृष्टा स्वप्न के रूप में जाना गया। युंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा, पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शस। उसमें वैसी अनुभूतियाँ टॉप लेयर में होती हैं, व्यक्तिगत अचेतन में वैसी टॉप लेयर में अनुभूतियाँ, भाव, संवेग, इच्छाएं होती हैं जो पहले के चेतना में थी, परंतु अनैतिक एवं अतार्किक, इलॉजिकल और इमोरल होने के वजह से आज के डेट में वह वहाँ नहीं होकर अचेतन में भेज दी जाती है। तो वह उसको उन्होंने पर्सनल अनकॉन्शस या व्यक्तिगत अचेतन कहा। उसको परिभाषित करते हुए व्यक्तिगत अचेतन में वैसी अनुभूतियाँ होती हैं जो दमित होती हैं या भूली हुई होती हैं, तथा साथ ही साथ वैसी अनुभूतियाँ भी होती हैं जो चेतन अनुभव में नहीं आ पाई हों। इसलिए इसको व्याख्या करते हुए युंग ने परिभाषित किया कि अचेतन मन में किस तरह की भावनाएं होती हैं। व्यक्तिगत अचेतन अपूर्व होता है और हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जिसे व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा प्रयास करने पर उसे रिकॉल कर सकता है। कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिसका प्रत्यावाहन बहुत कठिनाई से व्यक्ति कर पाता है और जिन्हें चेतन मन में कभी लाया ही नहीं जा सकता है। ऐसे भी कई उदाहरण देखने को मिले। कलेक्टिव अनकॉन्शस की व्याख्या करते हुए, जिसे रेशियल अनकॉन्शस भी कहा जाता है, इसके बारे में बताया कि भीतर एवं बड़ा
सामूहिक चेतन अचेतन का भीतरी एवं सबसे बड़ा भाग होता है और मानव जाति के हजारों वर्ष के पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जाति प्रजाति दादा नाना परनाना बहुत से पूर्व के जितने भी हमारे पूर्वज रहते हैं उनसे जो अनुभूतियाँ संचित रहती हैं कलेक्टिव अनकॉन्शस में ही यह संचित रहती हैं। इसमें सामूहिक अचेतन की स्मृतियाँ अनुभूति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ढोई जाती है। यह वंशानुगत होता है और इसे कई वर्षों के बाद हम लोग अचेतन मन से अर्थ लगा के इसको पता करते हैं। इसमें संस्कृति से संबंधित भी बहुत से विचार रहते हैं। मतलब सामूहिक अचेतन की अनुभूतियाँ डोरमेंट या निष्क्रिय नहीं रहती है, बल्कि सक्रिय होकर व्यक्ति के चिंतन संवेगों और व्यवहारों को प्रभावित करती रहती है। यह सामूहिक अचेतन की अनुभूतियों का परिणाम है कि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरह के धार्मिक विश्वास, देव कथाएँ, जैसे कि सूर्य और चंद्र एक देवता है, नदी एक देवता है, पहाड़ एक देवता है, ये जितने भी भावना या विश्वास हमारे में मन में डेवलप किया है यह कलेक्टिव अनकॉन्शस का ही परिणाम है। इसी तरह इंडिविजुअल ड्रीम भी उत्पन्न करता है। कभी कभी ऐसा ड्रीम उत्पन्न करता है जो बिग स्वप्न कहा जाता है। व्यक्ति उस स्वप्न का अर्थ वर्तमान समय में तो नहीं समझ पाता है, लेकिन बाद में चल के उसको जब अर्थ लगता है, उसका जब विश्लेषण करता है तो वह अर्थ लगाता है और वह स्वप्न पूरे मानव जाति से भी संबंधित हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूंग महोदय ने कलेक्टिव एंड पर्सनल इंडिविजुअल अनकॉन्शस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जहां एडलर फ्राइड के मत से, फ्राइड के अचेतन के कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखते थे, वहीं पर जुंग महोदय फ्राइड के अनकॉन्शस को बहुत ही जगह स्वीकार करते हुए पाए गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने भविष्य से संबंधित स्वप्न की बात की, उन्होंने व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शस और कलेक्टिव अनकॉन्शस का जो कॉन्सेप्ट दिया और उसके आधार पे उन्होंने जो अचेतन की व्याख्या की, उससे अचेतन का जो इतिहास था, अचेतन मनोविज्ञान का जो दृष्टि पटल पे जगह था या मनोविज्ञान के क्षेत्र में अचेतन का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और अचेतन मन को समझने में और भी सहूलियत यूंग महोदय के कॉन्सेप्ट ने, यूंग महोदय के व्याख्या ने प्रदान किया। अब आज जितनी भी पाठ हुई वो सारी बातें अचेतन को समझने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो फ्राइड और जुंग का कॉन्सेप्ट था अचेतन मन का, तो उन दोनों में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या विरोध था, और दोनों के आधार पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि फ्राइड एवं जुंग में कहाँ समानताएं थी और कहाँ कहाँ विरोध था अचेतन मन को व्याख्या करने के क्रम में। तो आज हमने अचेतन मन के संबंध में तीनों महान मनोवैज्ञानिकों, फ्राइड के दो शिष्यों एडलर एवं जुंग के विचारधाराओं की चर्चा की और समझने की कोशिश की कि इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अचेतन मन की व्याख्या किस प्रकार से की है। थैंक यू।